हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, जिसमें कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफ़ेक्ट, कलर एंड ब्राउनियन मूवमेंट देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें से पहली है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आज का जो वीडियो है इसको बहुत ध्यान से सुनना। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज विच इज़ सेम ऑन ऑल द पार्टिकल्स एंड इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कुछ पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं होगा। या तो सारे पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा या सारे पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना स्टूडेंट्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होगा। ये चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर होगा, पर कोलॉइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन का खुद का कोई चार्ज नहीं होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन खुद न्यूट्रल होगा, पर ये चार्ज किस पे होगा? कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर। आपकी जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल कैसे होगा? ये वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे। और ये चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, उसके क्या रीजंस है, वो भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टेबल को ज़रा देख लो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्स के एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स। हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स के जो सोल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स याद रख लो, Al2O3.XH2O, CrO3.XH2O एंड Fe2O3.XH2O। ये एग्जाम्पल्स MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लो। दूसरा एग्जाम्पल है बेसिक डाई स्टफ्स। जो डाइज होती है, जो बेसिक नेचर की जो डाइज होती है, ये सारी पॉजिटिवली चार्ज सोल्स में आती है। तो इसका एग्जाम्पल है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन जो है वो बेसिक डाई है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को मैच करो तो जो ब्लड है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और इसको भी याद रख लो, जो हीमोग्लोबिन है ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, याद रखो। हीमोग्लोबिन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। और फोर्थ एग्जाम्पल है ऑक्साइड्स। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके जो सोल्स होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो TiO2 यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, इसको आप याद कर लो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम देखेंगे नेगेटिवली चार्ज सोल्स के एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो मेटल्स के जो सोल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके जो सोल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं, याद रखो। मेटल्स के जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्स, पर मेटल के सोल्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, इसको याद रखो। सेकंड एग्जाम्पल है मेटालिक सल्फाइड्स के सोल। फॉर एग्जाम्पल As2S3, Sb2S3, CdS एक्सेट्रा। इसके जो सोल्स है, सल्फाइड्स के जो सोल्स है, मेटल्स के जो सल्फाइड्स के जो सोल्स है ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, याद रखो। थर्ड एग्जाम्पल इज एसिडिक डाई स्टफ्स।
एग्जाम्पल ईओसिन, कॉन्गोरेड एक्सेट्रा, ये नेगेटिवली चार्ज सोल्स होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दो, बेसिक डाई पॉजिटिवली चार्ज सोल्स और नेगेटिवली चार्ज एसिडिक डाई नेगेटिवली चार्ज सोल्स में आएगा। क्लियर है, याद रखो इसको। बेसिक डाइस पॉजिटिवली चार्ज सोल्स और एसिडिक डाई जो है वो नेगेटिवली चार्ज सोल्स होंगे। एग्जाम्पल याद रख लेना, ईओसिन, कॉन्गोरेड एक्सेट्रा। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। और लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल एक्सेट्रा। इसको याद रखो, ये जो स्टार्च, गम, जिलेटिन है, ये लायोफिलिक कोलॉइड्स है। याद है स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन में देखा था इसका एग्जाम्पल। तो स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल एक्सेट्रा के जो सोल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको एग्ज़ाम के लिए मगअप करने हैं। थोड़ा अगर आप इसको प्रिपरेशन से या जो हमारा आगे वाला जो टॉपिक है इससे कनेक्ट करोगे तो आपको इसको याद रखने में ईजी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो अब हम देखेंगे कि ये जो चार्ज डेवलप हुए वो चार्ज डेवलप होने का रीज़न क्या है। So the charge on the soul particles is developed due to one or more of the following reason. First is due to electron capture by soul particles during electrodispersion of the metals. Students, हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स का जो पहला मेथड देखा था, जिसमें हमने ब्रेडिक्स आर्क मेथड वाला जो मेथड देखा था, तो वो मेथड के वक्त जब मेटल्स के जो सोल्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लेते हैं। सो फॉर दैट रीज़न सोल पार्टिकल्स में डेवलप अ चार्ज। सेकेंड रीज़न इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सोल्यूशन। अब ये मेन रीज़न हो सकता है, तो ये हम ये वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ये प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन क्या है। और तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तीसरा रीज़न है फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये क्या है ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज है उसके एक से ज़्यादा पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो रीज़न है वो है प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस वाला। कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी डेवलप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ आयन इज एड्जॉर्ब। और जो आयन एड्जॉर्ब होगा वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ कॉमन होना चाहिए। मतलब डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो आयन होगा वो आयन जो है वो एड्जॉर्ब हो सकता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, द प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड adsorbs iodide ions from the dispersion medium and negatively charged colloidal solution is formed। मतलब क्या स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। तो अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर ऐड कर रहे हो, इसको ध्यान से समझो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इधर बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर रहे हो, मतलब कि आपका जो पोटेशियम आयोडाइड है ये एक्सेस में होना चाहिए, समझ रहे हो। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। सिल्वर नाइट्रेट कम है, पोटेशियम आयोडाइड ज़्यादा है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। दोनों इक्विमोलर अमाउंट में नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट कम है, पोटेशियम आयोडाइड ज़्यादा है, एक्सेस में है। क्लियर है। तो जब रिएक्शन ख़त्म होगा
तो पोटेशियम आयोडाइड बच जाएगा। क्लियर है? एट द एंड ऑफ रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड क्योंकि एक्सेस में है, ये कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होगा। ध्यान दो स्टूडेंट्स, सिल्वर नाइट्रेट पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा रिएक्ट कर जाएगा, पर पोटेशियम आयोडाइड अनरिएक्टेड कुछ बच जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिल्वर आयोडाइड बनेगा। सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। एंड एज अ बाई प्रोडक्ट पोटेशियम नाइट्रेट भी बनेगा, KNO3। अब KNO3 एक आयनिक स्पीसीज है, तो ये आयंस के फॉर्म में ही रहेंगे, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहेगा। मतलब कि जो KNO3 है वो K+ और NO3- के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? तो जब रिएक्शन खत्म होगा तो हमारे पास प्रेसिपिटेट होगा। किसका प्रेसिपिटेट होगा? AgI का, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होगा। बाई प्रोडक्ट क्या है? KNO3 बनेगा। KNO3 किस फॉर्म में होगा? आयनिक फॉर्म में होगा, K+ और NO3- फॉर्म में होगा। और Ki जो अनरिएक्टेड रहा वो भी रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा। वो किस फॉर्म में रहेगा? वो भी आयनिक स्पीसीज है, तो वो K+ और I- के फॉर्म में होगा। सो रिएक्शन खत्म होने के बाद हमारे पास AgI का प्रेसिपिटेट होगा। AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होगा। और रिएक्शन मिक्सचर में आयंस कौन कौन से होंगे? K+ होगा, NO3- होगा और I- भी होगा। जो अनरिएक्टेड Ki है उसमें से I- मिलेगा। ठीक है, 3 आयन है, K+ होगा, NO3- होगा और I- होगा। अब स्टूडेंट्स AgI जो हमारा प्रेसिपिटेट है, सॉलिड स्टेट में है AgI, तो उसमें से कौन सा आयन रिएक्शन मिक्सचर में है? AgI का कौन सा आयन कॉमन रिएक्शन मिक्सचर में है? आयन्स कौन कौन से है? K+, NO3- और I-। तो कॉमन कौन सा है? I- कॉमन है कि नहीं? तो I- AgI पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। जितने भी AgI के जो प्रेसिपिटेट होंगे उसके ऊपर I- के जो आयन है, आयोडाइड आयन है, ये एडजॉर्ब हो जाएंगे। क्यों I- ही एडजॉर्ब होंगे? K+ क्यों एडजॉर्ब नहीं होगा? NO3- क्यों एडजॉर्ब नहीं होगा? क्योंकि वो कॉमन नहीं है। AgI में या तो Ag+ एडजॉर्ब होगा या I- एडजॉर्ब होगा। अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में Ag+ तो है ही नहीं, हमने AgNO3 लिया था, पर क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट था वो पूरा यूज़ हो गया। तो आयन कौन कौन से थे? K+, NO3- और I-। तो कॉमन कौन सा है? I-। तो I- जो है वो सारे AgI के जो प्रेसिपिटेट थे उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो सोल बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज सोल होगा। क्यों नेगेटिवली चार्ज सोल होगा? क्योंकि I- के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर I- मतलब सारे जो AgI के जो प्रेसिपिटेट है उसके ऊपर I- एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज सोल्स बन जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो ये जो डायग्राम है इसमें भी यही दिखाया गया है। ये जो बीच में जो सेंटर में ये जो रेड कलर का कुछ आपको पार्टिकल दिख रहा है, ये AgI का प्रेसिपिटेट है। यहाँ पे दिखाने के लिए एक ही पार्टिकल दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे होंगे। और ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स है उसके आगे पीछे, ये I- आयंस है जो कि एडजॉर्ब हुए हैं। तो इस तरीके से हमको नेगेटिवली चार्ज सोल मिलेगा। पर याद रखना ये चार्ज किसके ऊपर है? डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के ऊपर। पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरा कोलोइडल सॉल्यूशन एज अ होल, वो तो न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल कैसे होगा ये वीडियो के एंड तक में आपको पता चल जाएगा। चार्ज जो है ये सिर्फ पार्टिकल्स के ऊपर है, सॉल्यूशन एज अ होल विल बी न्यूट्रल। तो इस तरह से हमको नेगेटिवली चार्ज सिल्वर आयोडाइड का कोलोइडल सोल मिलता है। तो चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन Ki मतलब के पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड adsorbs silver ion from the dispersion medium and positively charged colloidal solution is formed। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एग्जाम्पल में हम पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं।
इसके जो पहले वाला एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया था। यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स वही है, हमने जो अपने रिएक्टेंट्स लिए हैं वो वही है, प्रेसिपिटेट भी सेम फॉर्म हो रहा है सिल्वर आयोडाइड का, पर यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है। कैसे, समझो। एक बार जो पहले एग्जाम्पल लिया है उसको वापस याद करो। वहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन था उसको KI में ऐड किया था। KI जो था वो एक्सेस में था वहाँ पे। यहाँ पे हम KI को ऐड कर रहे हैं AgNO3 में, मतलब KI हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और AgNO3 जो है वो हमारा एक्सेस में है। ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमने कंडीशन को रिवर्स कर दिया है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने KI को एक्सेस में लिया था, ये केस में हम AgNO3 को एक्सेस में ले रहे हैं। मतलब रिएक्शन जब ख़त्म होगा तो AgNO3 थोड़ा सा बच जाएगा। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट तो सेम होगा क्योंकि हमारा रिएक्टेंट सेम है, तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। सो व्हेन KI इज़ रिएक्टेड विथ AgNO3 बनेगा क्या, AgI और KNO3 बनेगा। यस और नो, AgI का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, KNO3 जो एज अ बाई प्रोडक्ट बना है वो आयनिक फॉर्म में होगा, मतलब कि वो K प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में होगा। AgNO3 क्योंकि एक्सेस में था वो पूरा कंज्यूम नहीं होगा, थोड़ा सा AgNO3 भी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बच जाएगा। वो एक आयनिक कंपाउंड है तो वो भी आयनिक फॉर्म में ही होगा, मतलब कि AgNO3 Ag प्लस सिल्वर आयन और NO3 माइनस मतलब कि नाइट्रेट आयन के फॉर्म में होगा। तो जब रिएक्शन ख़त्म होगा तो हमारे पास आयन्स कौन कौन से होंगे, K प्लस, NO3 माइनस और Ag प्लस। ध्यान दो स्टूडेंट्स, K प्लस, NO3 माइनस और Ag प्लस, ये तीन आयन्स होंगे। और प्रेसिपिटेट किस चीज़ का है, AgI सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड में कौन सा आयन कॉमन है सॉल्यूशन में जो वो एड्जॉर्ब करेगा, K प्लस NO3 माइनस के Ag प्लस कॉमन है, तो AgI जो है वो सॉल्यूशन में से Ag प्लस एड्जॉर्ब करेगा। जितने भी सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल्स होंगे वो Ag प्लस को एड्जॉर्ब कर लेगा। अब क्योंकि Ag प्लस एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब ये जो डायग्राम है उसमें भी वही दिखाया है। आप देखो बीच में जो सेंटर में जो रेड कलर का जो पार्टिकल आपको दिख रहा है वो AgI का है, और वो जो ब्लू कलर के है इस बार ये Ag प्लस के है। तो Ag प्लस ये प्रेसिपिटेट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इफ FeCl3 is added to excess of hot water, a positively charged sol of hydrated ferric oxide is formed ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ Fe3 प्लस आयन। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम FeCl3 को ऐड कर रहे हैं वाटर के साथ, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही एड्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि FeCl3 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाए। अब ये रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही जो हमारा FeCl3 है उसके Fe3 प्लस आयन एड्जॉर्ब होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन ख़त्म हो गया तो कोई कॉमन आयन ऐसा है नहीं जो एड्जॉर्ब हो सके, और वैसे भी वाटर में आयन्स नहीं है, ठीक है। H प्लस OH माइनस होते हैं पर वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन ख़त्म होने से पहले ही जो हमारा रिएक्टेंट है FeCl3 उसमें से Fe3 प्लस आयन्स एड्जॉर्ब होना चालू हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर हम क्लोराइड मतलब कि FeCl3 को NaOH के अंदर ऐड करें, देन वी विल गेट नेगेटिवली चार्ज सोल ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ OH माइनस आयन। मतलब कि अगर हम FeCl3 को
वाटर की जगह अगर NaOH के साथ रिएक्ट करे तो हमको नेगेटिवली चार्ज सोल मिलेगा। क्यों नेगेटिवली चार्ज सोल मिलेगा? क्योंकि NaOH में से OH माइनस आयन जो है ये एडजॉर्ब हो जाएगा। अब OH माइनस आयन ही क्यों एडजॉर्ब हुआ? तो इसका पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का जो प्रेसिपिटेट बना, मतलब कि Fe2O3.XH2O को हम FeOH थ्राइस के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। और अब क्योंकि OH माइनस आयन कॉमन है तो ये OH माइनस एड्जॉर्ब करके नेगेटिवली चार्ज सोल बनाएगा। ये उसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसी रीज़न की वजह से इस चीज़ को कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन। प्रेफरेंशियल, कोई भी आयन एड्जॉर्ब नहीं होगा, जहाँ तक पॉसिबल है जो कॉमन आयन है वो एड्जॉर्ब होगा। स्टूडेंट्स, अब ये देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है। हैविंग एक्वायर्ड अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज by selective adsorption on the surface of a colloidal particle, this layer attracts counter ions from the medium, forming a second layer. स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या? अभी तक हमने ये देखा कि जो प्रेसिपिटेट बना उसने कोई कॉमन आयन एड्जॉर्ब किया। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने AgI का प्रेसिपिटेट बनाया इन एक्सेस ऑफ Ki, तो क्योंकि I माइनस अनरिएक्टेड जो बच गया था वो AgI के प्रेसिपिटेट के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। अब वही सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट थे K+, क्योंकि Ki एक्सेस में था तो K+ भी बच गया था। साथ में KNO3 बना था एज अ बाई प्रोडक्ट, याद करो पोटेशियम नाइट्रेट बना था, तो उसमें से भी आपको K+ मिलेगा। और साथ में नाइट्रेट आयन मतलब कि NO3 माइनस आयन भी आपको रिएक्शन मिक्सचर में मिला था। मतलब कि AgI प्रेसिपिटेट के साथ I माइनस, K+ और NO3 माइनस जो आयन्स थे उसमें से I माइनस एड्जॉर्ब हो गए, तो बचा क्या? K+ और NO3 माइनस के आयन्स सॉल्यूशन में अभी भी बचे हुए थे। तो क्योंकि ये कोलॉइड के जो पार्टिकल्स अब नेगेटिवली चार्ज हो गए हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अब पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ये डायग्राम में देखो, ये AgI का प्रेसिपिटेट है, उसने I माइनस को एड्जॉर्ब किया। अब क्योंकि इसने उसको एड्जॉर्ब किया है अपने सरफेस के ऊपर, ये एक तरीके का फिक्स लेयर हो गया है। फिक्स लेयर मतलब अब ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये एड्जॉर्ब हुआ है, तो इसको हम कहेंगे फिक्स लेयर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सॉल्यूशन में से ही पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो सॉल्यूशन में K+ जो था वो ये लेयर जो फिक्स लेयर है उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ये एड्जॉर्ब नहीं होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये सिर्फ अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए इसको हम फिक्स लेयर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोबाइल लेयर या इसको डिफ्यूज लेयर कहेंगे। ये जो K+ के जो आयंस है ये फिक्स नहीं होंगे, ये मोबाइल होंगे, मतलब ये स्टेशनरी नहीं होंगे, इसलिए इसको डिफ्यूज लेयर कहते हैं। सिमिलरली जब हम सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनाते हैं इन एक्सेस ऑफ AgNO3, तब हमने देखा था कि पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला था। क्यों पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला था? क्योंकि Ag+ एड्जॉर्ब हुए थे। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये जो Ag+ का लेयर है, Ag+ का जो लेयर है उसको हम कहेंगे फिक्स लेयर। अब वो टाइम पे सॉल्यूशन में K+ भी था और NO3 माइनस भी था। KNO3 जो बना था ना, तो उसमें से हमको K+ मिलेगा और NO3 माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन है Ag+, फिक्स लेयर जिसने बनाया है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव आयन कौन सा है सॉल्यूशन में? NO3 माइनस। आप अगर वो रिएक्शन में वो स्लाइड में वापस जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो NO3 माइनस यहाँ पे एड्जॉर्ब होगा और इसको हम कहेंगे मोबाइल लेयर या डिफ्यूज लेयर।
So the combination of two layers of opposite charges around the colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer. तो ये जो दो लेयर बने ना, एक डिफ्यूज लेयर और एक फिक्स लेयर, इसी को डबल लेयर कहते हैं और इसका एक नाम भी है, इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एज अ होल न्यूट्रल होगा, क्योंकि चार्जेस जो एड्जॉर्ब हुए उसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज था, तो उसके ओपोजिटली चार्ज आयंस भी सॉल्यूशन में ही थे ना। ओपोजिटली चार्ज आयन कौन से, या तो K+ ले लो या I- ले लो या NO3- आयन ले लो, नाइट्रेट आयन ले लो, ये सब भी सॉल्यूशन में थे, तो ओवरऑल सॉल्यूशन तो न्यूट्रल ही हुआ। अगर आप वो इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन तो न्यूट्रल ही था, तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी न्यूट्रल ही होगा। जैसे ये डायग्राम में ही देख लो, ये जो बाजू में डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में डबल लेयर का ये वाला डायग्राम लिया है, तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहले लिखा है AgI सॉलिड, मतलब कि ये सिल्वर आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट है, उसमें I- एड्जॉर्ब हुआ है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बन गया, फिक्स लेयर कहेंगे इसको। अब ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव आयन कौन से थे, K+ था, तो K+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये डिफ्यूज लेयर बन जाएगा। क्लियर है? Since separation of charge is a seat of potential, the charges of opposite sign on the fixed and diffused part of the double layer results in a potential difference in potential between these two layers. अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि जब भी हमारे पास दो अलग अलग चार्जेस के लेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फिक्स लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो डिफ्यूज लेयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब भी ओपोजिट चार्ज का जो सेपरेशन होगा तो वो वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ ओपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। मतलब कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसी का दूसरा नाम है जेटा पोटेंशियल। ये टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है एक्सप्लेन व्हाट इज जेटा पोटेंशियल, तो याद रखो इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। क्लियर है ये चीज़? तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो कि है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। दो और प्रॉपर्टीज बाकी रह गई है, नंबर 6 इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड नंबर 7 कोएगुलेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स एक और रिक्वेस्ट है, जो हमारी 7th प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन, इसमें ये चार्ज जो हमने आज पढ़ा उसका एक एप्लीकेशन आने वाला है और वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमने शुरुआत में, ये वीडियो के शुरुआत में जो एक टेबल देखा था जिसमें से कौन से कोलॉइड्स पॉजिटिव चार्ज थे, कौन से कोलॉइड नेगेटिव चार्ज थे, वो आप याद कर लेना। क्लियर है ये चीज़? थैंक यू वेरी मच।